रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट था वो आपका कवर कर लिया है, बाकी के तो रजिस्ट्रेशन के पुराने ही क्लैरिफिकेशन है। चलो, एक क्लैरिफिकेशन जो ओल्ड है, एक क्लैरिफिकेशन जो ओल्ड है बेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी बी में रखो, तो भी मैं आपको समझा देता हूं, पर थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं रीड नहीं करूंगा, सिर्फ समझा दूंगा। अगर आपको बहुत डीप में जाना है तो पुराना अमेंडमेंट लेक्चर देख लेना, ठीक है, पर मैं रिवाइज कर देता हूं क्या क्लैरिफिकेशन है। बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ध्यान से सुनना, बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी है और अपने कस्टमर्स को जब गुड्स देती है, ठीक है, कस्टमर को, ठीक है, ये स्पेलिंग नहीं देखना बेटा, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो कस्टमर को जब गुड्स देती है तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे अगर एक्सपायरी हो जाए, गुड्स की क्या हो जाए बेटा, एक्सपायरी, तो वो रिटर्न लेती है। अब हो सकता है रिटर्न 1 साल बाद ले, 1.5 साल बाद ले, 2 साल बाद ले। तो इश्यू ये था, समझ लो, क्योंकि देख, सेल्स रिटर्न के लिए अगर हमारे कस्टमर से गुड्स वापस आ जाता है, सेल्स रिटर्न के लिए जो आपने ऑलरेडी सप्लाई कर दिया है, तो सेक्शन 34 के हिसाब से जीएसटी की क्रेडिट नोट अलाउड है। ये समझ में आया क्या? जीएसटी की क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न को अलाउड है। मतलब ये सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर उसका क्रेडिट नोट बनाएगा, अरे आया ना, और क्रेडिट नोट बना के उसका जीएसटी जो होगा, जीएसटी का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से डिडक्शन ले लेगा क्रेडिट नोट बना के, क्योंकि गुड्स वापस आ गया। तो उसका जो भी जीएसटी का है, जो मंथ में क्रेडिट नोट है, कम ऑन, जो मंथ में क्रेडिट नोट है, वो मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर देगा। और इधर कस्टमर को, रिसिपिएंट को उतना क्रेडिट रिवर्स कर देना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न कर दिया उसने। अरे यार, क्योंकि ये तो डबल बेनिफिट हो जाएगा, ये तो क्या, क्रेडिट भी ले लिया, इसने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर दी, तो कस्टमर को उतना क्रेडिट रिवर्स कर देना पड़ेगा। लेकिन क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है। हम क्रेडिट नोट अगले साल के सितंबर का एंड, सितंबर की ड्यू डेट नहीं, सितंबर की ड्यू डेट आईटीसी के लिए, क्रेडिट नोट आप अगले साल का सितंबर एंड या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक इशू कर सकते हो। मतलब तब तक इशू किया तो आप आउटपुट, सप्लायर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से कम करवा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर वो इशू करता है तो वो जीएसटी की क्रेडिट नोट नहीं मानी जाएगी, तुम्हारे अकाउंटिंग की क्रेडिट नोट मानी जाएगी, पर जीएसटी में उसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। चलो, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये सेक्टर में क्या आ रहा है, ये सेक्टर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, सुनो, पहले पूछेंगे नहीं क्योंकि ये सेक्टर वाइज है, पर अच्छा कंसेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अब एक्सपायरी कुछ मेडिसिन के 1.5 साल बाद हो, पता थोड़ी चलेगी। अब समझ लो आपने फरवरी 2018 में कोई मेडिसिन बेची और उसकी एक्सपायरी 1 साल बाद है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के पहले तो बंदा रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि 1 साल तक एक्सपायरी है। नहीं समझा आप? फरवरी में आपने कोई मेडिसिन बेची है तो आपको क्रेडिट नोट की फैसिलिटी तब तक ही है जब अगले साल का फाइनेंशियल ईयर का सितंबर का लास्ट डेट आया ना। अब नहीं आया उससे रिटर्न आया सितंबर के बाद, मे भी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। सितंबर के पहले आ जाता है तो क्रेडिट नोट दो, बात को खत्म करो, है ना, क्रेडिट नोट दो, बात को खत्म करो। पर अगर सितंबर के बाद आए तो फिर क्या करना, क्योंकि हमने तो फरवरी में बेचा, 1 साल तो कम से कम रखना पड़ेगा ना उसके पास। तो ऐसे सिचुएशन में, ध्यान से सुनना, ऐसे सिचुएशन में समझ में नहीं आ रहा था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, और इनका रहता ही है।
अब क्या हो जाता है कि जो माल कस्टमर से आ जाता है, ओके, उसका उनको कम करके दे देना पड़ता है, क्योंकि पहले से एग्रीमेंट ऐसा ही होता है, और उसके बाद में जीएसटी की भी लायबिलिटी। तो फिर अब गवर्नमेंट ने ये केस में फिर अगर क्रेडिट नोट नहीं बना पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया। और वो कौन सा ऑप्शन किया मैं बताता हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अगर वो क्रेडिट नोट नहीं बना पा रहा है, हो सकता है सितंबर के बाद हो, तो फिर कस्टमर जब ये एक्सपायर्ड गुड्स वापस भेजेगा तो इसे सप्लाई बोला जाएगा, ये कस्टमर का सप्लाई बोला जाएगा। अरे हाँ है ना। और इसकी वैल्यू उतनी ली जाएगी जो ओरिजिनल इनवॉइस की वैल्यू है। अगर ओरिजिनल इनवॉइस 1 साल पहले 2 लाख का बना होगा और उतनी ही क्वांटिटी हम वापस कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू, अरे है ना, वो वैल्यू 2 लाख ली जाएगी और ये सब कस्टमर भेजते वक्त सप्लाई ट्रीट किया करेगा और उसका जीएसटी लगाएगा। अरे हाँ है ना। जीएसटी कितना बेटा? 12%, 5%, वॉट एवर इट में भी जीएसटी लगा के इनवॉइस बना के भेजेगा, और ये इनवॉइस फार्मास्यूटिकल कंपनी का इनपुट माना जाएगा, और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी उसका क्या ले लेगी? क्रेडिट ले लेगी। अब यहां क्रेडिट नोट नहीं बनेगी। अरे कम ऑन यार, यहां पे क्रेडिट नोट नहीं बनेगी। वो गुड्स वापस आएगा, इनवॉइस बनेगा, इनवॉइस का वो क्रेडिट ले लेगा, वॉट एवर इट में भी। फिर उन्होंने इसमें फिर अलग अलग डीलर दिया है। सर अगर कंपोजिशन डीलर को दिया होगा तो क्या, बाकी क्या दिया, तो इतना मत पढ़ना, सिर्फ यहाँ मेनली 2 ऑप्शन पढ़ना। क्या? अगर इसको यहाँ उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, आइदर सप्लाई या क्रेडिट नोट। ये समझ रहे हो क्या? यानी ये पहला डिस्कशन जो है, आप सप्लाई ट्रीट कर रहे हो, फ्रेश सप्लाई ट्रीट कर रहे हो कस्टमर, और दूसरा जो है बेटा क्या बेटा? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। जनरली क्रेडिट नोट में लेने का फायदा ये है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी इमीडिएट कम हो जाएगी, अरे है ना, और अननेसेसरी कस्टमर को बिल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। पर ये तभी पॉसिबल है जब सितंबर के पहले हो। लेकिन अगर बाद में हो तो ये पहला वाला ऑप्शन कौन सा? ये वाला, कि कस्टमर अपना सप्लाई ट्रीट करे, टैक्स इनवॉइस बनाए, वो हमको वापस भेजे, अरे है ना, और वापस भेजकर हम उसका क्रेडिट ले लें। ये 2 ऑप्शन दिए, बस इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा। थीम मैंने समझा दी, ये पुराना क्लैरिफिकेशन था। नाउ ये दोनों क्लैरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यू वन है। ओके, न्यू क्लैरिफिकेशन। ठीक है, एक सवाल था, बाय मोर सेव मोर। इसके पहले के 2 क्लैरिफिकेशन हम देख चुके हैं, पता है क्या? बाय 1 गेट 1 फ्री, उसमें दोनों की वैल्यू एक ही मानी जाएगी, उसमें आपके आईटीसी लैप्स नहीं होंगे। ये पढ़ के जाना, इग्नोर मत करना। ओके, और ये बाय मोर एंड गेट मोर। बाय मोर गेट मोर में मतलब जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट, उसके हम फ्लैटर डिस्काउंट या डिफरेंशियल डिस्काउंट कहते हैं। तो पहला सवाल, अगर कोई सप्लायर क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट दे रहा है तो क्या वो अलग अलग डिस्काउंट दे सकता है क्या? आपका लॉजिक क्या कहता है? मतलब एक कस्टमर ने 50 क्वांटिटी खरीदी, ठीक है, दूसरे ने 100 खरीदी, तो उसको अलग अलग कस्टमर को अलग अलग डिस्काउंट दे सकता है क्या? हाँ या ना? यस। ओके, तो देखो सेक्शन 15(3), डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर टू कस्टमर इंक्लूडिंग स्टैगर्ड डिस्काउंट, स्टैगर्ड मतलब अलग अलग, डिफरेंशियल डिस्काउंट अंडर बाय मोर सेव मोर स्कीम and post supply volume discount established before or at the time of supply shall be excluded। अब ये अगर आपने डिस्काउंट अभी दिया तो अभी एक्सक्लूड होगा, या पोस्ट सप्लाई। अच्छा मुझे ये बताओ, पोस्ट सप्लाई मतलब आपने सप्लाई के बाद भी डिस्काउंट दिया, रिमूवल के बाद, वो भी अलाउड है, प्रोवाइडेड दैट पहले से अग्रीड चाहिए, तो वो भी डिस्काउंट अलाउड है, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई provided they satisfy the parameter of provision including reversal of ITC by क्या बेटा? recipient। मतलब अगर मैं बाद में, सुनो, अगर मैं बाद में डिस्काउंट देता हूं, स्टैगर्ड डिस्काउंट, तो रिसिपिएंट को उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कुछ याद आया क्या? हाँ,
as it attributable to discount on the basis of document issued by supplier. Second, ITC हाँ, और जो भी गुड्स आपने डिस्काउंट में दिया, कम ऑन, जो भी गुड्स आपने डिस्काउंट में दिया उसके आईटीसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, आप पूरा का पूरा आईटीसी ले सकते हो. इज इट क्लियर? ओके, तो बाय मोर गेट मोर में सेकेंडरी डिस्काउंट. ओके, दूसरा क्लैरिफिकेशन है बेटा सेकेंडरी डिस्काउंट को. सेकेंडरी डिस्काउंट मतलब आपने पहले तो सेल करते हो प्राइमरी दे दिया है और सप्लाई होने के बाद सेकेंडरी डिस्काउंट दिया है. तो मुझे बताओ, सप्लाई होने के बाद सेकेंडरी डिस्काउंट दिया है तो आपका लॉजिक क्या कहता है? डिस्काउंट का डिडक्शन मिलेगा क्या, यानी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? हाँ करेक्ट, 15(3) के हिसाब से वो क्या होना चाहिए? अग्रीड होना चाहिए, लिंक टू द इनवॉइस होना चाहिए और रिसिपिएंट ने उसका आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए, तो वो भी मिलेगा सेकेंडरी डिस्काउंट. देखो, फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट कैन बी इशूड बाय सप्लायर even if condition mentioned in 53B of CGST are not satisfied. In other words, credit note can be issued as per commercial transaction between two contracting parties. If it is further clarified that such secondary discount shall not be excluded while determining the value of supply, as such discount are not known at the time of supply and condition laid down under section 15(3)(b of the CGST Act are not क्या satisfied. मतलब इन्होंने उल्टा बताया, अगर आप सेकेंडरी डिस्काउंट दे रहे हो, सेकेंडरी डिस्काउंट दे रहे हो तो वो आप क्रेडिट नोट दो, पर वो जीएसटी की क्रेडिट नोट नहीं मानी जाएगी, वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट नहीं मानी जाएगी, वो जीएसटी की क्रेडिट नोट नहीं मानी जाएगी, वो किसकी क्रेडिट नोट मानी जाएगी? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट. और अगर वो अग्रीड नहीं होगा, कम ऑन, अगर वो अग्रीड नहीं होगा तो आपके वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. नाउ, value of supply shall not include any discount by way of issuance of credit note as explained above or by other means except in a case of provision contained in 53B of CGST are satisfied. There is no impact of availability or otherwise the ITC in the hands of supply in this case. मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऐसा दिया कि अगर 15(3)B की, कम ऑन, 15(3)B की कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो तो आपको सेकेंडरी डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आप क्रेडिट नोट दो पर बेनिफिट नहीं मिलेगा. इज इट क्लियर? लेकिन अगर आप 15(3)B की कंडीशन फुलफिल करते हो, अरे है ना, तो फिर आपको बेनिफिट मिल सकता है सब्जेक्ट टू दोस कंडीशन गिवन इन 15(3)B. मतलब ऑलरेडी अग्रीड, लिंक टू द इनवॉइस एंड आईटीसी रिवर्स बाय रेसिपिएंट. ओके, तो ये दो क्लैरिफिकेशन है बेटा, कुछ नहीं है, सिंपल क्लैरिफिकेशन है. आप डिफरेंट डिस्काउंट डिफरेंट कस्टमर को दे सकते हो, प्री भी दे सकते हो, पोस्ट भी दे सकते हो, लेकिन पोस्ट देते वक्त आपको कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. ओके, और सेकेंडरी डिस्काउंट में जो आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, वो क्रेडिट नोट अगर 15(3)B के हिसाब से अगर होगी तो जीएसटी की क्रेडिट नोट मानी जाएगी, अदरवाइज आपकी वो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट मानी जाएगी. इज इट क्लियर? ओके, तो चलो यहां पे बस इतना ही था इनवॉइस चैप्टर में. ईवे बिल, अब बेटा वही छोटे छोटे पुराने क्लैरिफिकेशन है, तो ये आप रीड कर सकते हो, वो ट्रांसशिपमेंट के वगैरह. और मेरे ईवे बिल के लेक्चर में सब कवर हो गया है, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैंने सब कवर कर लिया उसके अंदर. पहला अमेंडमेंट हम देखेंगे ऑन द चैप्टर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई. ओके, तो जो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पे क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट हुई है. ओके, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है. और ये चैप्टर में जो है एक यहाँ क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किया है वो क्लैरिफिकेशंस हमें देखना है. सो मैं पहले ही कह दूं, ये एडिशनल अमेंडमेंट्स है. ओके, फॉर May 2020 अटेम्प्ट के लिए. मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये जो अमेंडमेंट्स है, ये जो अमेंडमेंट्स 30 अप्रैल के बाद जो हुई है, 30 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर तक की जो अमेंडमेंट्स है वो मैं यहां कवर कर रहा हूं. तो
जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स थी नवंबर 2019 के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है बेटा मेरा। ओके, ये जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है उसका स्पेशल डिस्कशन में यहाँ ले रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में यहाँ पे क्या हुआ, चलो हम देखते हैं। जैसे आपको याद होगा सेक्शन 7, इसको आप कैसे बोलोगे सेक्शन 7 को? सेक्शन 7, यस बेटा, व्हाट? सेक्शन 7 रिलेटेड टू सप्लाई, सेक्शन 7(1)(a, कम ऑन, सेक्शन 7(1)(a। ओके, अगर आपको याद होगा तो याद आ रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन। तो सेक्शन 7(1) और सेक्शन 7(1) इंक्लूड, 7(2) एक्सक्लूड। डू यू रिमेंबर दैट? 7(1) में हमने विथ कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, विथ कंसिडरेशन में 7(1)(a एंड 7(1)(b, कम ऑन, विथ कंसिडरेशन में 7(1)(a और 7(1)(b। तो ये विथ कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन 7(1)(a में था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, कुछ याद आ रहा है आपको? हाँ, 7(1)(a में था ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के सभी फॉर्म सप्लाई कवर किए जाएंगे, जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज और रेंटल, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन whether in the course of business or not। 7(1)(b में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस कवर किया गया है। नाउ 7(1)(c) में जो है बेटा, यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन एज पर शेड्यूल 1 कहा गया। 1A टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन, इस यहाँ तक कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। उसके बाद में 7(2) में शेड्यूल 3 वाली एक्टिविटीज, ओके, यहाँ पे भी कोई शेड्यूल 3 में भी कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, कोई भी एक्टिविटी ऐड नहीं किया गया है। लेकिन बेटा 7(2)(b जो है, कम ऑन आ जाइए, 7(2)(b) में क्या कहता है? सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as a public authorities as may be notified by government on the recommendation of council। कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन, आई रिपीट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की होगी, यानी वो एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या लोकल अथॉरिटी करेगी, इन विच दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटी, उसमें ये जो गवर्नमेंट एक्टिविटी करेगी ये पब्लिक सर्विसेज होगी, एज अ पब्लिक अथॉरिटी वो अपॉइंट की जाएगी, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। जो ओके एक्टिविटीज गवर्नमेंट खुद ही नोटिफाई करेगी, मतलब इन सिंपल वर्ड में गवर्नमेंट अपनी ही कुछ ऐसी एक्टिविटी नोटिफाई करेगी जो एज अ पब्लिक अथॉरिटी है और वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, यानी वो सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज दोनों भी नहीं माना जाएगा। सो इसमें दो नोटिफिकेशन आए, एक 14/2017 और दूसरा अभी अभी ये अमेंडमेंट है बेटा, ये अमेंडमेंट है, सेकेंड नोटिफिकेशन आया। ओके, सो कौन से दो ऐसे नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, एज अ पब्लिक अथॉरिटी सर्विसेज है, पर जिसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा? पहला नोटिफिकेशन वो क्या कहता है? सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी in relation to functions entrusted to panchayat under article 243G of the constitution or to municipality under article 243W of constitution। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 243G एंड 243W, आई रिपीट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 243G और 243W जो है, ओके, ये जो दो आर्टिकल में, आई रिपीट, ये जो दो आर्टिकल्स में यहां पे डिटेल्स दी गई है, ओके, फंक्शंस दिए गए हैं, अगर उस टाइप के फंक्शंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, आई रिपीट, वो टाइप के फंक्शन सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी कैरी आउट करती है, तो क्यों ना कंसिडरेशन पे हो पर उसे सप्लाई नहीं बोला जाएगा। इज इट क्लियर? सप्लाई नहीं बोला जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्या ऐड किया इन्होंने, देखो सेकंड क्या ऐड किया, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अंडरलाइन, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस बाय whatever the name called by state government in which they are engaged as a public authority, underlined by the state government in which they are engaged as a public authority shall neither to be treated as supply of goods or supply of services। अब आपको ये पता है बात, भाई कौन सी बात आपको पता है? अगर आपको याद होगा, ओके ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा
तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जीएसटी के स्कोप में नहीं है। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ये तो ओके इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के स्कोप में नहीं है। लेकिन क्या था, अल्कोहल, अल्कोहल ही जीएसटी के बाहर था। यानी इंडिया में जो सेल और परचेस करेगा अल्कोहल का, आई रिपीट, जो सेल और परचेस करेगा अल्कोहल का, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन नाउ अल्कोहल लाइसेंस देने की रिन्यूअल फीस स्टेट गवर्नमेंट का करोड़ का रेवेन्यू है। आई रिपीट, अल्कोहल लाइसेंस का रिन्यूअल फीस देने का स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सा करोड़ का रेवेन्यू है। और ओके ईयरली ये अल्कोहल के लाइसेंस रिन्यू करने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में स्टेट गवर्नमेंट जब ये अल्कोहल की लाइसेंस रिन्यू करती है, तो अब क्या हुआ, अल्कोहल को जीएसटी के बाहर रखा गया, पर अल्कोहल की लाइसेंस फीस जो लगती है, यानी अल्कोहल लिकर लाइसेंस देने की जो फीस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो फीस तो सर्विस के डेफिनेशन में आ गई। और अगर वो सर्विस के डेफिनेशन में आ गई तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों शेयर करेगी 50-50%, दोनों शेयर करेगी, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। ओके, तो उसके ऊपर जीएसटी भी लगा दो और दोनों गवर्नमेंट जो है 50-50% शेयर करेगी। अब स्टेट वालों का क्या कहना था, स्टेट वालों का कहना था अच्छा एक तो ये लाइसेंस फीस हमारा रेवेन्यू है, अब स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है लाइसेंस फीस उसके ऊपर और वो अल्कोहल से रिलेटेड है, और उसके ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो। वो जीएसटी का चलो 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा। आई रिपीट, वो जीएसटी का 50% तो स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, पर रिमेनिंग 50% सेंट्रल लेगा। सो पहले ही जो लाइसेंस फीस है वो एक तरह का टैक्स है। ओके, लाइसेंस फीस एक तरह का टैक्स है ऑन अल्कोहलिक लिकर। उसके ऊपर अगर आप कम ऑन उसके ऊपर अगर आप यहां पे उसके ऊपर जीएसटी लगा दोगे एज ए सर्विस, तो उसका 50% सेंट्रल ले लेगी, यानी एक टैक्स पर टैक्स हो जाएगा। ओके, और वो उस पर 50% रेवेन्यू सेंट्रल का हो जाएगा। तो ऐसे केस में सभी स्टेट गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल को ओके ये डिमांड की कि हम जो अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस बांटते हैं और उसकी जो रिन्यूअल फीस लगाते हैं, ओके, तो जो भी लाइसेंस फीस होगी या एप्लीकेशन फीस होगी या जो भी आप नाम होगा, उसके ऊपर जीएसटी ना लगाया जाए। तो एट लास्ट ओके सेक्शन 72 क्लॉज बी का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे कि हाँ, अल्कोहलिक लिकर की जो लाइसेंस फीस या एप्लीकेशन फीस होगी उसके ऊपर जीएसटी किसी भी तरह से नहीं लगाया जाएगा, नॉट एज अ गुड्स लगाया जाएगा और नॉट एज अ सर्विसेज लगाया जाएगा। तो नाउ यहां पे जीएसटी काउंसिल ने कहा सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि क्या आप अब खुश है। ओके, सभी स्टेट ने कहा हाँ हाँ हम खुश है। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन हुआ। भाई क्या कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन ये हुआ कि क्या स्टेट गवर्नमेंट सभी जो लाइसेंसेस देती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के लाइसेंस देती है, स्पेक्ट्रम के लाइसेंस देती है, क्या वो भी ये नोटिफिकेशन कवर करेगा क्या? तो सीबीआईसी ने इमीडिएट क्लैरिफाई किया। सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि ये जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ अल्कोहल के लाइसेंस का ही होगा, बाकी कोई भी लाइसेंस का नहीं होगा, यानी बाकी सभी लाइसेंस पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो चलो वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको लिख कर दे देता हूं, सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन। यहां जगह नहीं है, पर अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको ब्लैंक, आधा ब्लैंक पेज मिल जाएगा। तो यहां आपको लिखना है, यहां क्लोज कर देना, सॉरी थोड़ा स्पेस देकर, या लास्ट पेज पे यहां बॉटम में जगह मिलेगी आपको। हाँ, यहां बॉटम में जगह मिलेगी इससे रिलेटेड, तो एक क्लैरिफिकेशन लिख दो यहां पे ऐसे ही, बॉटम में जगह मिलेगी तो यहाँ क्लैरिफिकेशन लिखो। और बेटा एक नोट्स अपने साथ रखना या कुछ ब्लैंक पेजेस अपने साथ रखना। कहीं पे अगर मैं चार्ट ड्रॉ करूं, ओके, कहीं पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा के दूं, तो वो लिख कर यहाँ अमेंडमेंट के साथ वो डायग्राम, वो चार्ट या कुछ एक्स्ट्रा जो है अमेंडमेंट के साथ वो अटैच कर देना, वहीं के वहीं इमीडिएट स्टेपल से अटैच कर देना। तो यहाँ पे बेटा ओके कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, वो लिखना है, लिखो एक क्लैरिफिकेशन सीबीआईसी का आया। और क्या क्लैरिफिकेशन आया सीबीआईसी का, देखिए, राइट डाउन।
सर्कुलर नंबर, लिखो सर्कुलर नंबर 121/40/2019, लिखो। लिखो, this notification is applicable right now. This notification is applicable only for grant of liquor licenses, by state government, only for grant of liquor licenses by state government, and not applicable to other privileges, not applicable to other privileges, comma, licenses, mining rights, or natural resources. Full stop. In such cases, GST is payable under RCM. In such cases, GST is payable under RCM. तो बेटा सिर्फ जो अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंसेस है उस पर ही ओके यहां पे सप्लाई से बेनिफिट दिया गया, उसको सप्लाई ही नहीं माना गया। एग्जम्पशन तो दूर की बात, उसको सप्लाई ही नहीं माना गया। इज इट क्लियर? और दूसरी बात यहां पे बेटा ओके बाकी जो भी प्रिविलेजेस हो गए, बाकी जो भी लाइसेंसेस हो गए, या बाकी जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के लाइसेंस हो गए, जैसा स्पेक्ट्रम हो गया, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हो गया, एक्सेट्रा, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा और आरसीएम में लगाया जाएगा। सर आप आरसीएम क्यों बोल रहे हो? मैं आरसीएम बस इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि अगर आपको आरसीएम की एक एंट्री याद होगी तो आरसीएम के एंट्री में ये दिया हुआ है कि कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है टू बिजनेस एंटिटी, कमान, कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है टू बिजनेस एंटिटी तो वो केस में आरसीएम लगाया जाता है। तो ये एक छोटी सी अमेंडमेंट थी जो हमने यहाँ कंप्लीट की, उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन। सबसेक्शन 3 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो एक बस छोटी सी अमेंडमेंट सेक्शन 7 में, वो भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहां पे एक क्लैरिफिकेशन जो सप्लाई चैप्टर के बेस पे है। क्लैरिफिकेशन ऑन लेवी of GST on service of display of name or placing of name plates of the donor in the premises of charitable organization receiving donation or gift from the individual donors. ये क्लैरिफिकेशन पढ़ने के पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं आपको समझाना चाहूंगा। सर इसका क्या बैकग्राउंड है? जरूर देखिए इसका क्या बैकग्राउंड है। देखो नाउ सेक्शन 7(1) अगर हम पढ़े तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ वो जो आप सप्लाई कर रहे हो, मैं सप्लाई फिर वो सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, एक्सेट्रा, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, सॉरी made or agreed to be made for consideration
ओके तो बेटा जस्ट एक मैं आपको एक रिलेशन एक्सप्लेन कर देता हूं. मतलब आप जो भी सप्लाई कर रहे हो उसमें कंसिडरेशन का क्लियर इंटेंशन होना चाहिए. मतलब यू आर ओके डूइंग द सप्लाई, आप सप्लाई कर रहे हो ओके कंसिडरेशन के लिए, या आपको कंसिडरेशन मिल रहा है तो आप सप्लाई कर रहे हो. एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है. आई रिपीट, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है कि सप्लाई फॉर कंसिडरेशन. भाई मैं कर इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ मिलना चाहिए, या कुछ मिल रहा है इसलिए मैं कुछ कर रहा हूं, उसको कहते हैं सप्लाई फॉर कंसिडरेशन. तो ये सप्लाई फॉर कंसिडरेशन पे क्लैरिफिकेशन आया और बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आया. मैं एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं. ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये क्लैरिफिकेशन पे. तो क्या बेटा थोड़ा मैं आपको बता दूं ये क्लैरिफिकेशन कि यहां पे अगर कोई स्टूडेंट यहां अभी रिसेंट बैच अगर मेरी किया होगा और वो अमेंडमेंट ये देख रहा होगा तो सबसे आगे सबसे लास्ट मॉड्यूल में एंडिंग में एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशंस मैंने दिए, उसमें मैंने ये समझाया था. पर कोई बात नहीं, आप अमेंडमेंट देख रहे हो तो अच्छी बात है. ओके अमेंडमेंट्स देखना अच्छी बात होती है, एक बार पूरा अच्छे से रिवाइज हो जाता है. ठीक है, तो देखिए इशू क्या था. इशू ये था कि whether GST is leviable on service of display of name or placing the name plates of donor in the premises of charitable organization receiving donation or gift from individual donors. समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी ने ओके कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया. आई रिपीट, वी स्मार्ट एकेडमी ने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिया. अब मैंने तो डोनेशन दे दिया भाई, आप ये समझ रहे हो, मैंने तो डोनेशन दे दिया. सो नाउ just as a expression of gratitude, okay मेरा बिजनेस प्रमोट होने के लिए नहीं, जस्ट एज अ एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ओके वो चैरिटेबल ट्रस्ट ने वहां नेम प्लेट लगाई उनके जो भी प्लेस होगी वहां पे कि नाउ वी स्मार्ट एकेडमी हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीस जस्ट एज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड जस्ट टू अवेयरनेस इन पब्लिक कि भाई वी स्मार्ट चैरिटी कर रहा है. लेकिन मैंने जो डोनेशन दिया उसके अगेंस्ट में ये मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि वो मुझे मेरे बिजनेस को प्रमोट करे. ये डोनेशन कोई इन द कोर्स ऑफ प्रमोशन ऑफ बिजनेस नहीं हुआ. नो डाउट आखिरी कंडीशन है सप्लाई होने के लिए कि जो भी कंसिडरेशन हो रहा है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो फॉर एग्जांपल ओके चैरिटेबल ट्रस्ट और वी स्मार्ट एकेडमी. आई रिपीट, चैरिटेबल ट्रस्ट ओके यहां पे इधर चैरिटेबल ट्रस्ट और वी स्मार्ट एकेडमी. तो चैरिटेबल ट्रस्ट ओके नाम डिस्प्ले कर रही है नेम प्लेट पे कि वी स्मार्ट एकेडमी हैज डोनेटेड 5 लाख रुपीस. एक जस्ट ग्रेटिट्यूड है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है. सो वी स्मार्ट एकेडमी डोनेटेड 5 लाख रुपीस. तो क्या और उनको 5 लाख का पैसा मिल रहा है, तो क्या उनकी ये सर्विस मानी जाएगी कि नेम डिस्प्ले करना. आई रिपीट, वो नेम डिस्प्ले करना फॉर दैट डोनेशन. ये बहुत बड़ा सवाल है. अगर इस तरह का अगर वो नेम डिस्प्ले करने का पैसा ले रहे हैं तो सर्विस, तो फिर तो जीएसटी भी लग जाएगा चैरिटेबल ट्रस्ट पे. चैरिटेबल ट्रस्ट पे जीएसटी क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ओके नेम डिस्प्ले किया, इस पैसा मिला. तो मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से सुनना, आपसे एक सवाल है, क्या उन्होंने जो नेम डिस्प्ले किया फॉर कंसिडरेशन था या वॉलंटरी डोनेशन मिला था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा नहीं था रेसिप्रोसिटी कि भाई आप पैसा दोगे तो ही हम नेम डिस्प्ले करोगे, या फिर आपने पैसा दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा. ओके यानी हम बाइंडिंग है कि अरे आपने 5 लाख रुपए दे दिया तो मुझे नेम डिस्प्ले करना ही पड़ेगा. या वो वॉलंटरी पैसा था, ये एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मैंने नेम डिस्प्ले किया. नहीं भी करता तो भी कोई वो पैसा मेरे से वापस नहीं लेती. वी स्मार्ट बड़ा अच्छा है ओके कि वो पैसा वापस नहीं लेती. ये समझ में आया? तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी नहीं है. और मैं जो नेम डिस्प्ले कर रहा हूं कोई उनके बिजनेस को प्रमोशन नहीं हो रहा है, यानी ये कोई एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और एक्सेट्रा इसके लिए नहीं हो रही है. तो ऐसे केस में सीबीआईसी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया और सभी चैरिटेबल ट्रस्ट को एक रिलैक्सेशन मिला. ओके राहत मिली कि चलो यार बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन आया. और सीबीआईसी ने यही क्लैरिफिकेशन दिया कि अगर डोनेशन या गिफ्ट मिलते हैं और जिसने डोनेशन और गिफ्ट दिए उसका नाम आप डिस्प्ले करते हो, नेम प्लेट पे लिखते हो एज अ ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. अनलेस अगर ये प्रूव नहीं होता है कि भाई
वो नाम ही इसलिए डिस्प्ले किया गया क्योंकि पैसा मिला। हाँ, बहुत सी बार कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का इवेंट है, ध्यान से सुनना मेरा एग्जांपल, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का इवेंट है और कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्लियर कट बोला कि देखो भाई, आप पैसा दोगे, कम ऑन, आप पैसा दोगे तो नाम डिस्प्ले होगा, हम आपका एडवर्टाइजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, आपके बिजनेस को प्रमोट करेंगे, हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है, हमारा डांडिया प्रोग्राम है, हमारा ये प्रोग्राम है, हमारा वो प्रोग्राम है। पर यहां आपका, अगर यहां पे हमें आपका नाम डिस्प्ले करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्लियर कट है कि उनकी सर्विस जो है, चैरिटेबल ट्रस्ट की सर्विस है फॉर कंसिडरेशन, मतलब हम सर्विस देंगे तो पैसा चाहिए, या पैसा मिला तो हम सर्विस देंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा, हाँ, ये केस में वो सप्लाई हो सकता है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो देखो मैं क्लैरिफिकेशन पढ़ रहा हूं। Individual donor provide financial help or any other support in the form of donation or gift or gift to institution such as religious institution, charitable organization, school, hospital, orphanage, old age home, etc. The recipient institution place a nameplate or similar acknowledgement in their premises to express the gratitude. I repeat, the recipient institution place a nameplate or similar such acknowledgement just to express the gratitude. When the name of donor is displayed in the recipient institution premises in such a manner which can be said to be an expression of gratitude or public recognition of donors act of okay here philanthropy, मतलब उसने एक चैरिटी एक्ट किया और वो चैरिटी एक्ट को पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है कि बाकी और डोनेशन मिले, उसके बिजनेस को प्रमोट करना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था इसके अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट का। इट इज नॉट एम एट गिविंग पब्लिसिटी, अंडरलाइन ये वर्ड आना ही चाहिए, इट इज नॉट एम एट गिविंग पब्लिसिटी टू डोनर इन सच ए मैनर इट वुड बी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन टू हिज बिजनेस, then it can be said that there is no supply for a consideration. I repeat, there is no supply for a consideration and there is no obligation on the part of recipient of the donation or gift or do anything, therefore there is no GST liability. इससे एक बात समझ गई, इससे ये बात मिल समझ गई कि जो भी वॉलंटरी मिल रहा है जिसके अगेंस्ट में आप सर्विस देना आप पे बाइंड नहीं होता है, आपकी इच्छा है, ओके मुझे वॉलंटरी डोनेशन मिला, वॉलंटरी गिफ्ट मिला, जो भी मिला, ओके उसके अगेंस्ट में मैं सर्विस दूं, ऐसा कोई मेरे पे बाइंडिंग नहीं है, ओके वो वॉलंटरीली है और उसमें कोई मैं उसका बिजनेस प्रमोट नहीं कर रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आई रिपीट, सप्लाई फॉर कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा और वो केस में जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी। ओके सो वो केस में जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद में यहां कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, तो चलो 3 कंडीशंस, अगर आपको बेनिफिट लेना है तो 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सा? गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, द पेमेंट हैज द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। हाँ समझो, वो जो अभी पेमेंट मिला वो गिफ्ट या डोनेशन होना चाहिए, एंड पर्पस इज नीदर कमर्शियल गेन नॉर एडवर्टाइजमेंट। हाँ उसमें ओके जो नाम डिस्प्ले हो रहा है वो नाम डिस्प्ले करते वक्त डोनर को कोई भी किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह से उसके बिजनेस को गेन नहीं होना चाहिए। ओके तो वो सिचुएशन में, आई रिपीट, उसके बिजनेस को गेन नहीं होना चाहिए, तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है ओके बेनिफिट दिया जाएगा। इज इट क्लियर? यस और नो? डन। यहां पे तो ये हमने देखा, ओके यहां ये क्लैरिफिकेशन। तो एक नोट आपको लिखना है तो लिख सकते हो, लिखो, अगर एक नोट लिखना है तो लिख सकते हो नीचे। इफ एनी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, if any charitable trust or institution received any gift or donation against advertisement or promotion of the business,
of the donor, advertisement or promotion of the business of the donor, then it would be treated as supply for consideration. Then it would be treated as supply for consideration. And GST is payable. It would be treated as supply for consideration. And GST is payable. डन बेटा. तो ये हमारा अमेंडमेंट हुआ ऑन द फर्स्ट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई. मैं चैप्टर वाइज अमेंडमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये केस में ऐसा हो सकता है कि शर्ट्स वगैरह सब बदल जाए. ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट. और मुझे व्हाट्सअप नहीं करना कि सर आपका शर्ट चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, स्मार्ट दिख रहे हो. ओके, तो प्लीज डोंट व्हाट्सअप मी. डन. ओके. Now next बेटा नोटिफिकेशन. एक क्लैरिफिकेशन, नॉट नोटिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन ले लेता हूं. Clarification regarding to taxability of supply of securities under Securities Lending Scheme 1997. Whether supply of securities under Securities Lending Scheme by lender to taxable under GST, वो तो obviously taxable है. अभी तो रिवर्स चार्ज भी देखा हमने, वो तो obviously taxable है. सर कंफ्यूजन क्या हुआ था बताता हूं. देखो फैक्ट्स. SEBI has prescribed securities lending scheme in 1997 for the purpose of facilitating lending or borrowing of securities. Under the scheme, lender of security lend the borrower through approved intermediary to borrowers under the agreement for specified period with the condition that borrower will return the equivalent securities of the same type or class at the end of specified period along with corporate benefits accruing on the securities borrowing. The transaction take place through electronic screen-based order matching mechanism provided by recognized stock exchange in India. This is an anonymity between lender and borrower since there is no direct agreement between them. मतलब क्या? Okay, कुछ नहीं है. वो फैक्ट्स एक्सप्लेन किए कि सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम क्या होती है. जैसे मैंने विजय सर को लेंड कर दिया, और कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लेंड कर दिया. जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाएगा उनको मेरी सिक्योरिटीज वापस करनी पड़ेगी, और जो भी उनको बेनिफिट होगा वो मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा. नाउ लीगल प्रोविजन हमने देखा था. लीगल प्रोविजन ये कहता है कि गुड्स की डेफिनेशन हो. देखो क्या कहता है. सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन 2H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एंड नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 252 ऑफ द सर्विस अंडर सेक्शन. मतलब क्या? ओके, अगर आपको याद होगा तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन जो जीएसटी में दी गई है, गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज नहीं आती है. देयरफॉर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज व्हिच इन्वॉल्व डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट अ सप्लाई ऑफ जीएसटी एंड इज नॉट टैक्सेबल. इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर सिक्योरिटीज में होते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आते. तो क्या सिक्योरिटीज लेंडिंग करना, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सिक्योरिटीज लेंडिंग करना ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन माना जाएगा या टू फैसिलिटेट द सिक्योरिटीज माना जाएगा? हाँ, ये कंफ्यूजन आ गया था कि लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन माना जाएगा या टू फैसिलिटेट द सिक्योरिटीज माना जाएगा. क्यों? क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हो तो सर्विस की डेफिनेशन में लिखा है, सर्विस मीन्स एनीथिंग, मेरे साथ पढ़ना, service means anything other than goods, money and securities, but includes activities relating to the use of money or its conversion or cash by other mode from one form of currency to another, etc. और explanation दिया है, service include facilitating or organizing the transaction in securities. हाँ, सर्विस में सिक्योरिटीज एक्सक्लूड की है, पर उसको फैसिलिटेट करने के लिए या उसको ऑर्गेनाइज करने के ट्रांजैक्शंस जो है वो कवर किए गए हैं. The explanation is added in the definition on 1st Feb 2019. Only clarificatory, okay, this explanation जो add किया गया includes facilitating and arranging transactions is only clarificatory in nature, does not have any bearing on the taxability of service under the discussion in past since 1/7/2017, but relate to facilitating and arranging transaction securities. देखो ये explanation है, clarification था जो retrospective effect होगा. Now clarification, अब important part पे आ जाओ. It has been clarified that lending in securities is not a transaction in securities and does not entail disposal of securities.
The activity of lending of securities would be treated as supply of service by lender. The GST is required to be discharged by lender on the fees charged in respect of lending of securities. लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये कभी भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन नहीं था और 1 जुलाई 2017 से इसके ऊपर एज अ सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बस इतना ही है कि 1/7/2017 से 30 सितंबर 2019 तक फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स रहेगा और अभी अभी हमने एक रिवर्स चार्ज देखा था और 1/10/2019 एंड ऑनवर्ड ओके आरसीएम में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ओके, तो ये कभी भी ये जो था वो आउट ऑफ जीएसटी नहीं था। कम ऑन, ये कभी भी आउट ऑफ जीएसटी नहीं था और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे lending of securities. Okay, in this way we have completed all the amendments of this chapter, RCM and ECO. Okay beta? एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर पे क्लैरिफिकेशन आया है। अब क्या, थोड़ा बता देता हूँ। पहले मैं एग्जाम्शन से शुरुआत करता हूँ। एग्जाम्शन ऐसा था बेटा, एग्जाम्शन ऐसा था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा और डायरेक्ट अमेंडमेंट बैच देख रहे होगे तो एटलीस्ट बुक तो भी ओपन करके रखो तो थोड़ा बहुत रिकॉल होगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब कौन, स्कूल्स या फिर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन दे रहा है अंडर द करिकुलम for obtaining qualification recognized by law, मतलब कोई भी ऐसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो एजुकेशन दे रही है ऐसे करिकुलम में जिससे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हो और वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडियन लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हो तो उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। और थर्ड वाला अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेस। नाउ ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी सर्विस, एनी सर्विस अपने स्टूडेंट, कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट या फैकल्टी या स्टाफ को देती है तो वो एग्जाम्शन में रहेगी। कोई भी सर्विस अपने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को देती है तो उसे एग्जाम्शन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? ठीक है, तो अब इसमें यहां पे देखिएगा, सो एनी सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ देन इट इज टोटली एग्जाम्प्टेड। नाउ हुआ यू बेटा, यहां पे क्लैरिफिकेशन ये मांगा गया, वेदर अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जम्पशन टू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेस, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेस कंडक्टेड बाय मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो लीगल प्रोविजन अभी अभी मैंने बताई सीरियल नंबर 66 में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसी हर वो इंस्टीट्यूशन आती है जो क्वालिफिकेशन दे रही है रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर टाइम इन फोर्स, तो वो केस में आपको जीएसटी एग्जम्पशन मिलेगा अगर आप वो सभी कंडीशन फुलफिल करोगे। नाउ इंडिया में एक एक्ट है जो मैरिटाइम शिपिंग एक्ट है, उसके बाद में सेक्शन 878 और मैरिटाइम शिपिंग रूल्स भी है और रूल 9 ऑफ सेड रूल डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग एम्पावर्ड ओके फॉर डेसिग्नेटेड असेसमेंट, जिसमें वो ट्रेनिंग कोर्सेज दे सकते हैं।
ये आपके लिए कोई काम का नहीं है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और यहाँ पे रूल्स के तहत, यहाँ रूल्स मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2014 के तहत डायरेक्टर जनरल कुछ इंस्टीट्यूट को एम्पावर कर सकता है जो ट्रेनिंग और प्रोग्राम ले सके। इस पे बेटा लास्ट यही स्टूडेंट को याद रखना है, बाकी रीड करना है तो कर लेना। क्या याद रखना है? फ्रॉम अबव डिस्कशन इट सीन दैट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर ट्रेनिंग कोर्सेज आर अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग विच आर ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 रीड विथ मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2014। Therefore, maritime institute are educational institution under the GST law and courses conducted by them is exempted from the payment of tax। मतलब सिंपल वर्ड में आपको अगर मैं ये कहूँ तो ये जो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है वो डायरेक्टर जनरल उन्हें अप्रूव कर रहा है, और डायरेक्टर जनरल को अप्रूव करने की पावर मर्चेंट शिपिंग एक्ट और रूल्स के तहत दी गई है, इसलिए वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ कहा जाएगा। और अगर वो रिकॉग्नाइज बाय लॉ कहा जाएगा तो वो इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट को कोई भी सर्विसेज देती है तो वो एग्जम्पशन में रहेगी। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो वो एग्जम्पशन में रहेगी। सो ये हमने एग्जम्पशन से रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस और कुछ नई एंट्रीज जो एंटर हुई, कुछ एग्जिस्टिंग एंट्री अमेंड हुई, ये पूरा डिस्कशन खत्म किया है। डन बेटा? ओके, नाउ एक और क्लैरिफिकेशन जो है रेसिडेंटल यहाँ पे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इस एसोसिएशन ने सीबीआईसी को एक क्लैरिफिकेशन मांगा। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्लैरिफिकेशन क्या मांगा गया। जैसे कोई भी रेसिडेंट हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, तो वो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोली जाएगी। अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन पता है तो वो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोली जाएगी। और सप्लाई में उसके ऊपर जीएसटी भी आएगा, सप्लाई में जीएसटी भी आएगा। लेकिन अगर ये रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही है, और यहाँ वो जो रिइंबर्समेंट मेंटेनेंस चार्जेस रिइंबर्समेंट ले रही है, रिइंबर्समेंट उसको हम मंथली मेंटेनेंस चार्जेस कहेंगे, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस। और ये मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ये रिइंबर्समेंट फॉर कॉमन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर्ड, कॉमन सर्विसेज और गुड्स प्रोक्योर्ड, इसके लिए अपने मेंबर्स से मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है। तो अगर आपको याद होगा तो ये कॉमन गुड्स और सर्विसेज के जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, ये एग्जम्प्ट है अप टू 7,500 पर मेंबर, अप टू 7,500 पर मेंबर पर यूनिट। सो पर मेंबर पर यूनिट ये 7,500 तक एग्जम्पशन दिया गया है। तो अप टू 7,500 पर मेंबर पर यूनिट जो है यहाँ ये एग्जम्पशन दिया गया है। लेकिन अगर यही अदर सर्विसेज देती है, अदर सर्विसेज यानी आपकी हाउसिंग सोसाइटी अदर सर्विसेज कोई ईयरली इवेंट रख रही है, उसकी एंट्री टिकट चार्जेस या कोई भी अदर सर्विसेज दे रही है, तो वो टैक्सेबल है, उसे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सिर्फ मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो कॉमन गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योरमेंट का रिइंबर्समेंट है उसको एग्जम्पशन दिया गया, और वो एग्जम्पशन 7,500 पर यूनिट को दिया गया, जिसलिए यहाँ हाउसिंग सोसाइटी को। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट,
अदर सर्विसेज जैसे हमारे हाउसिंग सोसाइटी में डांडिया ओके प्रोग्राम होता है, गणपति फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें अगर कोई सोसाइटी चार्जेस यहाँ पे ले रही है, टिकट चार्जेस ले रही है, तो ऑल दो सर्विसेज आर टैक्सेबल। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये जो एग्जम्पशन है 7,500, इसके ऊपर थोड़ी हम बात करेंगे और इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगा गया। वो क्लैरिफिकेशन क्या मांगा गया? आर मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेसिडेंट टू रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन अ हाउसिंग सोसाइटी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, एंड इफ यस इज देयर इज अपर लिमिट फॉर अमाउंट चार्जेस, तो क्या ये मेंटेनेंस चार्जेस एग्जम्प्ट होंगे? ऑब्वियसली एग्जम्प्ट होंगे बेटा। तो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय रेसिडेंशियल ओके वेलफेयर सोसाइटी टू इट्स मेंबर बाय ऑफ रिइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस up to 7,000 per month per member for providing services and goods for common use of its member in a housing society okay in residential complex। ये बेटा सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को एग्जाम्प्ट है, कमर्शियल को नहीं, ये एग्जाम्पशन में रहेगा। चलो, इनको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया सीबीआईसी को, स्टेट वेदर आरडब्ल्यूए रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन and pay GST on maintenance charges where amount of surcharges is more than 7,500 per month per member, but aggregate turnover of such RWA is 20 lakhs or less in financial year। थोड़ा ये समझ लो एक अपार्टमेंट स्कीम है या हाउसिंग सोसाइटी है, अपार्टमेंट स्कीम या हाउसिंग सोसाइटी है, और उसमें जो है यहाँ पे 10 फ्लैट्स ही है या 10 हाउसेस ही है, 10 हाउसेस ही है, पर ये सोसाइटी या अपार्टमेंट है, सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी या अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसमें 10 हाउसेस है। अब ये 10 हाउसेस का पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस है, पर मंथ मेंटेनेंस चार्जेस है मेंटेनेंस चार्जेस वो है 15,000 सॉरी 10,000 लेते हैं, 10,000 यहाँ पे पर मंथ पर मेंबर, ठीक है। तो ईयरली ये हो जाते हैं ओके, सो यहाँ पे ईयरली ये हो जाते हैं 10,000 इंटू 10 हाउसेस है, 10 मेंबर्स है, इंटू 12, मतलब ये हो जाते हैं 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। सो ये 12 लाख रुपए का ही टोटल इनकम हाउसिंग सोसाइटी का है, 12 लाख रुपए का ही इनकम पूरे साल का हाउसिंग सोसाइटी का है। अब अगर आप इंडिविजुअली देखते हो तो ये जो है 7,500 से ज़्यादा है, 7,500 से इंडिविजुअली ज़्यादा है। तो हमने क्या देखा कि पर मेंबर 7,500 तक ही एग्जम्पशन मिलेगा, ये तो इंडिविजुअल 7,500 से ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में हाँ 7,500 से ज़्यादा है, लेकिन ये सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख ही है, जो थ्रेशोल्ड से कम है, 20 लाख से कम है। तो क्या इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और क्या इन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और क्या इन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो आंसर यह है कि नहीं। ओके, अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे है तो क्यों ना पर मेंबर अमाउंट 7,500 से ज़्यादा होगा, पर अगर वो थ्रेशोल्ड के नीचे है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे जीएसटी देने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये 10,000 पे पर मेंबर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सो देखिए एक क्लैरिफिकेशन क्या था यहाँ पे, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ 20 लाख से कम है तो पर मेंबर 7,500 तक तो एग्जम्प्ट रहेगा ही, और अगर आपका 7,500 से लेस होगा तो ये तो एग्जम्प्ट रहेगा ही एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। और अगर आपका 7,500 से ऊपर होगा तो भी यहाँ पे थ्रेशोल्ड में रहोगे, आप थ्रेशोल्ड में ही रहोगे और आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो हाउसिंग सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो फिर
पर मेंबर 7,500 और लेस होगा तो ये एग्जम्प्ट होगा एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एज पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। और अगर 7,500 से ज़्यादा होगा तो नॉट एग्जम्प्ट और ये टैक्सेबल होगा, इसे कोई थ्रेशोल्ड नहीं दिया जाएगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो ये क्लैरिफिकेशन आया। फिर एक और सवाल आया, वेदर रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन entitled to take ITC of GST paid inward supply of capital goods or input services used by it for making outward supply to its member and use such ITC for discharge of GST liability on such supplies where common amount charged for such supplies is more than 7,500 per month per member। मैंने तो आपके साथ पढ़ा पर आपका ध्यान है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो पूछ क्या रहे हैं। चलिए, वो पूछ ये रहे बेटा कि जैसे फिर से लेते हैं, ये हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, ये कॉमन गुड्स परचेज कर रही है बाहर से, थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी से गुड्स परचेज कर रही है, सर्विसेज परचेज कर रही है कॉमन, जिसके ऊपर जीएसटी लग के आ रहा है, स्वीपर सर्विस, उसके बाद में क्लीनिंग सर्विस, ये सर्विस, हाउस टैंक क्लीनिंग सर्विसेज, बहुत सारे गुड्स स्टेशनरीज वगैरह परचेज कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ये कॉमन ओके जीएसटी लग के आ रहा है उसके ऊपर। नाउ अब इसमें 50 ऐसे मेंबर्स है, फ्लैट्स है या हाउस है जिसका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, सॉरी एनुअल नहीं, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस, मंथली मेंटेनेंस यहां पे उनका समझ लो 6,000 पर मेंबर पर मंथ है, और 30 ऐसे मेंबर्स हैं जिनका बंगलो विला वगैरह है, और 8,000 पर मंथ पर मेंबर है। तो अब जिसका 6,000 है, इस 6,000 पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, 50 मेंबर्स को एग्जम्पशन मिल जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पर जिसका 8,000 पर मेंबर है, ये टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल होगा। आर यू गेटिंग मी बेटा? तो चलिए, सो इनके इनवॉइसेस पे जीएसटी लगाया जाएगा। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो कॉमन गुड्स और सर्विसेज परचेस किए हैं, क्या इनके आईटीसी मिलेंगे? तो यस बेटा, आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी रोका नहीं गया है, वो इनपुट हो, कैपिटल गुड्स हो, इनपुट सर्विस हो, आईटीसी अवेलेबल। लेकिन इनका सप्लाई कुछ एग्जम्प्ट है, कुछ टैक्सेबल है, तो इस आईटीसी को यहाँ पे अपोर्शन करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा, ओके। और जितना टैक्सेबल से रिलेटेड है उतना ही मिलेगा, कम ऑन, ओके, टैक्सेबल से रिलेटेड है उसका ही मिलेगा। तो यहाँ पे अपोर्शनमेंट के लिए अगर आपको याद होगा तो सीए फाइनल लेवल पे रूल 42 और रूल 43 लगता है। रूल 42 और 43 मतलब T1, T2, T3, T4, कुछ याद आया? या फिर वहाँ क्लॉज स्मॉल ए, क्लॉज स्मॉल बी, TC, TM, TRT, तो कैपिटल गुड्स होगा तो वो अपोर्शनमेंट, तो उस तरह का अपोर्शनमेंट रेशियो लगाना पड़ेगा और उन्हें अपना आईटीसी बाइफरगेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? हाँ, एक दूसरा केस लेते हैं कि अगर आपके हाउसिंग सोसाइटी में सभी ओके फ्लैट्स वगैरह ऐसे है कि जो 7,500 से ज़्यादा है, तो वो सिचुएशन में ओके पूरा ही टैक्सेबल होगा, तो आपको आईटीसी तो पूरा ही मिलेगा। पर जहाँ ऐसा बाइफर्गेशन आ रहा है, वो सिचुएशन में आपको आईटीसी तो मिलेगा, पर वो आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे वो क्या कहते हैं, RWA आर entitled to take ITC of GST paid on them on capital goods
just such as generator, water pump, lawn furniture, goods such as tape, pipes, other sanitary hardware fittings and input services. ITC तो मिलेगा, but write down if they are used in common supply, that is exempted and taxable, then ITC required to apportion as per section 70, read with, as per section 17, read with rule 42 and rule 43. Rule 42 and rule 43. डन. उसके बाद में नेक्स्ट इश्यू जो पूछा गया था, वेयर अ पर्सन ओन 2 or more flats in a housing society or residential complex, whether ceiling rupees 7,500 per month per member on maintenance for the exemption to be available shall be applied per residential apartment और पर पर्सन. बेटा अगर स्कीम में मेरे 2 फ्लैट है तो दोनों का मिला के 7,500 का ही एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि दोनों फ्लैट का ओनर मैं ही हूं, या फिर पर फ्लैट 7,500 मिलेगा. तो बेटा पर फ्लैट 7,500 मिलेगा, तो यहां पे 7,400 पर मेंबर शैल बी अप्लाइड सेपरेटली फॉर ईच रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ओन बाय हिम. आर यू गेटिंग मी? ओके, नेक्स्ट इश्यू नंबर 5. How should the RWA calculate GST payable where maintenance charges exceeds 7,500 per month per member? Is the GST payable only the amount exceeding 7,500 or on entire amount of maintenance charges? सुनिए, अगर आपके मेंटेनेंस चार्जेस समझ लो 9,000 रुपये पर मंथ है, एग्जाम्पल लेते हैं 9,000 रुपये पर मंथ है, तो ऐसे केस में क्या 9,000 माइनस 7,500 लिया जाएगा या टोटल 9,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा? पहले थोड़ा कंफ्यूजन था ये क्लैरिफिकेशन आने के पहले, और कंफ्यूजन ये था कि कुछ लोग ये मानते थे कि पूरे 9,000 पे देना पड़ेगा, कुछ ये लोग ये मानते थे कि नहीं बचा हुआ 1,500 पे ही देना पड़ेगा. तो कंफ्यूजन था बेटा. लेकिन अब क्लैरिफिकेशन जो सीबीआईसी का आया है, ये क्लैरिफिकेशन ये आया है कि आपको जो है यहां पे एंटायर 9,000 पे देना पड़ेगा एंड नॉट ऑन 1,500. एंटायर 9,000 पे देना पड़ेगा एंड नॉट ऑन 1,500. आर यू गेटिंग मी? तो ओके, 7,500 ये एग्जम्पशन सिर्फ क्राइटेरिया है. कम ऑन, 7,500 सिर्फ क्राइटेरिया है फॉर एग्जम्पशन. अगर उससे ज्यादा अमाउंट होगी तो पूरे अमाउंट पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग में बेटा? तो पूरे अमाउंट पे आपको जीएसटी देना है. दूसरी बात, यहां मेरे क्वेश्चन यार में जब इसके ऊपर क्वेश्चन लिया गया तो मैंने ओल्ड इंटरप्रिटेशन वहां पे लिया हुआ है और उसको करेक्शन करना रह गया है, तो आपने उसका करेक्शन कर लेना. बाय मिस्टेक क्वेश्चन में मैंने 1,500 लिया था जो ओल्ड इंटरप्रिटेशन था, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आया है तो उतना आपको करेक्ट करना है अगर आप मेरा क्वेश्चन यार पढ़ रहे हैं. और आपको यहां पे 1,500 नहीं 9,000 पे जीएसटी देना पड़ेगा. पर बेटा एक क्लैरिफिकेशन है, चैलेंज कर सकते हैं, पर एग्जाम में आप जो है इसके अगेंस्ट में मत जाना. आपने पूरे 9,000 पे जीएसटी लगाना है, तो उतना आपको यहां पे करेक्शन कर लेना है. इन दिस वे हमने ये क्लैरिफिकेशन देखा एग्जाम्शन में. नाउ नेक्स्ट, बेटा यहां एक क्लैरिफिकेशन ऐड किया है और वो 20 जून 2019 को आया. और ये क्लैरिफिकेशन जो 20 जून 2019 को आया, ये क्लैरिफिकेशन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. तो इन एग्जाम के हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है. ना अब हम देखेंगे बेटा यहां पे ट्रांजैक्शन
आपका क्या है, उस पे लगने वाला इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। तो सर्कुलर पढ़ने के पहले थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। और थर्ड, वैल्यूएशन में क्या होगा, वैल्यूएशन में क्या होगा, उसके बाद में एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी और पेनल्टी, हम बात कर रहे हैं एडिशनल इंटरेस्ट, और उसका वैल्यूएशन का इंपैक्ट क्या होगा, वैल्यू में क्या होगा। अब अगर आपका ट्रांजैक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका ट्रांजैक्शन लोन एडवांसेस या डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस और डिपॉजिट्स, तो इस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है, इस पे लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा, एग्जम्प्ट है एंड नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू। और सेकंड आपका जो इंटरेस्ट है वो है डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और ये सेकेंड इंटरेस्ट जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, इस पे लगने वाला इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, ये सेक्शन 15(2)(d) में, सेक्शन 15(2)(d) में टू बी एडेड इन वैल्यू। और अगर उस पे एडिशनल इंटरेस्ट लगता है, एडिशनल इंटरेस्ट, अब हम बात करेंगे एडिशनल इंटरेस्ट की या लेट फी की। व्हाट इज दिस एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फी? समझ लो, बहुत सी बार आपने बैंक से लोन लिया, पहला ट्रांजैक्शन लेता हूं, आपने बैंक से लोन लिया, और आपने जो बैंक से लोन लिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने जो बैंक से लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट तो नो डाउट जीएसटी नहीं आएगा, एग्जम्प्ट है, पर आपने ड्यू डेट में इंटरेस्ट भी नहीं पे किया और उसकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं की पे, तो फिर बैंक इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगी या इंटरेस्ट की लेट फी लगाएगी या पेनल्टी लगाएगी, जो भी है। तो आपने बेसिक इंटरेस्ट और उसके ऊपर बैंक जो है एडिशनल इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी लगा रही है। तो ये जो एडिशनल इंटरेस्ट, पेनल्टी या लेट फी लगा रही है, हम स्पेशली अभी इंटरेस्ट की बात करेंगे कि बैंक से लोन लिया, आपने उसका, आप पे इंटरेस्ट लगा, आपने वो ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया और बैंक ने जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट या लेट फी लगा दी। तो क्लैरिफिकेशन आया, अगर आपका बेसिक इंटरेस्ट ही एग्जम्प्ट है तो उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट रहेगा। और नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, कम ऑन, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, वैल्यू में वो ऐड नहीं किया जाएगा। एक बार फिर से, अगर बेसिक इंटरेस्ट ही आपका, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक इंटरेस्ट ही आपका एग्जम्प्ट है तो उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, क्योंकि आपने विद इन टाइम पे नहीं किया, तो ऐसे केस में लोन एडवांसेस, बैंक हो या कोई भी हो, उसके ऊपर वो वैल्यू में ऐड नहीं होगा और वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। पर अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का इंटरेस्ट लगाया होगा डेटर को, या लेट फी या पेनल्टी लगाई होगी, तो बेसिक इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी ऐड होती है। तो इसके ऊपर का अगर इंटरेस्ट होगा, यानी इसका एडिशनल इंटरेस्ट होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका एडिशनल इंटरेस्ट होगा, तो फिर ये वैल्यू में ऐड होगा, टू बी एडेड इन वैल्यू। टू बी एडेड इन वैल्यू का मतलब, अगर तुम्हारा बेसिक इंटरेस्ट या लेट फी पेनल्टी ऐड हो रहा है
तो उस पे अगर आपने फिर से इंटरेस्ट लगाया होगा, लेट फी लगाई होगी या पेनल्टी लगाई होगी, जो एडिशनल है तो वो एडिशनल लेट फी पेनल्टी में वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो इस बेस पे मैं ये सर्कुलर पढ़ता हूं और ये सर्कुलर में दिए हुए एग्जांपल्स मैं यहां लेता हूं। देखो, व्हाट इज द इशू, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट, अंडरलाइन द वर्ड, स्पेसिफिकली एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट on overdue of loan, whether it would be exempt from GST or such penal interest would be treated as consideration for liquidated damages amounting to separate taxable supply. दूसरा, whether levy of additional or penal interest could be regarded as a consideration received for agreeing to an obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situations or to do an act. फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविजन उन्होंने दी है। मैं डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन लेता हूं और आप एक एक बात को समझ लो। लेट्स टेक वन एग्जांपल, केस 1। मैं यहां केस 1 लेना चाहूंगा। लेट्स टेक एग्जांपल केस 1। समझ लो आपकी मोबाइल शॉप ही है, आपकी ये मोबाइल शॉप ही है और एक कस्टमर शॉप में आया मोबाइल खरीदने, एक कस्टमर शॉप में आया मोबाइल खरीदने। नाउ हमारे मोबाइल की प्राइस है, ध्यान से सुनना, हमारे मोबाइल की प्राइस है 40,000। चलो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। पर ये बंदा इंस्टॉलमेंट में, ये बंदा जो है इंस्टॉलमेंट में यहां पे हमसे मोबाइल खरीदना चाहता है। अगर वो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदना चाहता है, मतलब एक तरह से हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, एक तरह से हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीदेगा तो हमारी प्राइस रहेगी, मोबाइल की प्राइस रहेगी यहां पे इंस्टॉलमेंट के लिए 44,000। क्यों 44,000? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले रहा है। वो जो पैसा देगा मोबाइल का वो इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो यहां वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले रहा है और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी में वो यहां पे 4 इंस्टॉलमेंट ले रहा है फॉर ₹11,000, ₹11,000, ऐसे 44,000 में। मतलब अगर आप डायरेक्ट मोबाइल खरीदते हो तो 40,000, अगर आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी लेते हो तो यहां पे 44,000 बंदे ने इंस्टॉलमेंट में खरीदा। अब इंस्टॉलमेंट दिया मतलब डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ, हाँ या ना भाई? हाँ हाँ, डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ। अब नाउ ये 44,000 में 40,000 जो है वो 40,000 आपकी एक्चुअल रियल प्राइस है, एक्चुअल रियल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है। और जो 4,000 है बेटा, ये 4,000 जो है आपका नाउ यहां पे इंटरेस्ट है। अब पहला सवाल, जो आपने 4,000 इंटरेस्ट लगाया, क्या वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए लगाया? यस, आपने जो 4,000 इंटरेस्ट लगाया डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के लिए लगाया। क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट देगा। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली ये 4,000 वैल्यू में ऐड कर दिए जाएंगे, टू बी एडेड इन वैल्यू, टू बी एडेड इन वैल्यू। तो आपका यहां पे टैक्सेबल वैल्यू जो लिया जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यू यहां पे 44,000 लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है। यहां तो कोई डाउट? तो इंटरेस्ट जो है वो, 2 मिनट बेटा, इंटरेस्ट जो है वो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है। इज इट क्लियर? अब अगर आपका कस्टमर, आपका जो कस्टमर था फेल टू पे इंस्टॉलमेंट, फेल टू पे इंस्टॉलमेंट, उसने इंस्टॉलमेंट आपको नहीं दी। अगर उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उसको एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट, एडिशनल इंटरेस्ट या फिर लेट फी लगाई गई, और लेट फी लगा गई एक्स्ट्रा एडिशनल, और वो लेट फी लगाई गई 500 रुपए। नौ सवाल है, ये 500 रुपए का क्या होगा? क्या ये भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा
यस, ये क्लैरिफिकेशन देता है। जैसे हमने ऊपर के टेबल में देखा, अगर आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का है तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी ऐड किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी 500 रुपए लगाया गया, ये भी एडेड इन वैल्यू यहां पे, और इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। डन बेटा, ये था रिगार्डिंग टू 500 रुपए। पर मैं दूसरी केस स्टडी लेता हूं, यहां पे दूसरा केस स्टडी लेता हूं, केस 2। आपकी मोबाइल की शॉप है, ओके, आपका मोबाइल का शॉप है, मोबाइल का शॉप। नाउ कस्टमर जो आपके पास आया, उसने आपको मोबाइल मांगा। आपने कहा भाई हमारी प्राइस तो 40,000 रुपए है, और प्राइस इज 40,000। पर उसने कहा कोई फाइनेंस, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो फाइनेंस, सप्लायर ने कहा कि हम तो फाइनेंस नहीं करते हैं। पर हां, आप एक काम कर सकते हो, हमारे यहां बजाज फाइनेंस करती है, तो आप बजाज फाइनेंस का एप्लीकेशन दे सकते हो। ये बंदे ने बजाज फाइनेंस से पैसा उठाया, बजाज फाइनेंस ने उसको ओके पूरा मोबाइल फाइनेंस किया, जिसमें प्राइस थी 40,000, उसको पैसा दिया, प्राइस थी 40,000, और उसको जो लोन दिया गया, नो डाउट अब ये लोन था, ओके, लोन 40,000 का, और उसके ऊपर लोन पे इंटरेस्ट लगाया गया, और वो इंटरेस्ट लगाया गया 4,000 प्लस प्रोसेसिंग फीस लगाई गई, और ये प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपए लगाई गई। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या ये 4,000 रुपए जो बजाज फाइनेंस ने चार्ज किए, क्या सप्लायर के वैल्यू में ऐड हो गए? क्या सप्लायर के वैल्यू में ऐड हो गए? क्या नहीं। पहली बात तो सप्लायर का ये 4,000 से कोई कंसर्न नहीं है। सप्लायर अपना मोबाइल जो है, सप्लायर यहां अपना मोबाइल 40,000 में बेच चुका है, इसलिए सप्लायर की जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, सप्लायर की टैक्सेबल वैल्यू यहां पे 40,000 ही रहेगी, 40,000 ही रहेगी। और बजाज फाइनेंस ने लगाया हुआ इंटरेस्ट सप्लायर के वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। कुछ बात समझ में आई? चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आई होगी तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं? तो यहां ऐड नहीं होगा। दूसरी बात, चलो बजाज फाइनेंस ने जो इंटरेस्ट लगाया, क्या बजाज फाइनेंस के इसमें ऐड होगा? नहीं, बजाज फाइनेंस के इसमें भी ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये लोन एडवांसेस और डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, ये इसलिए एग्जम्प्ट है। पर हां, प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी आएगा, पर इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं आएगा। नाउ कस्टमर ने बजाज फाइनेंस को जो लोन का इंटरेस्ट था, कम ऑन, ये जो लोन का इंटरेस्ट था, तो कस्टमर ने वो ओवरड्यू कर दिया, और कस्टमर ने वो ओवरड्यू किया, इसलिए बजाज फाइनेंस ने, ध्यान से देखना, बजाज फाइनेंस ने ओवरड्यू की वजह से बजाज फाइनेंस ने उसको यहां पे एडिशनल इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट या लेट फी लगाई, तो और वो लेट फी 500 रुपए लगाई। तो क्या ये 500 रुपए जो बजाज फाइनेंस लगा रही है, अब सप्लायर तो पिक्चर में है ही नहीं, तो ये 500 रुपए जो बजाज के फाइनेंस लगा रही है, क्या ये वैल्यू में ऐड होगा? क्या ये भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा। नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू, कम ऑन, नॉट टू बी एडेड इन वैल्यू। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन कहता है कि अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, कम ऑन, ओरिजिनल इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट माना जाएगा, और उसका एडिशनल इंटरेस्ट या लेट फी जो है कि वो वैल्यू में कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलो, ये बात तो है कि वो ऐड नहीं होगा। फिर एक और सवाल था, क्या सर इसको हम टॉलरेंस चार्जेस शेड्यूल 2 के हिसाब से, शेड्यूल 2 पैरा 5 में टॉलरेंस रिफ्रेनिंग, ये चार्जेस क्या बैंक के टॉलरेंस चार्जेस ना माने? क्योंकि बैंक ने तो टॉलरेट किया, उसने ओवरड्यू कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो बैंक के ये टॉलरेंस चार्जेस क्या माने जाएंगे? तो फिर से ये क्लैरिफिकेशन आया कि बैंक के ये टॉलरेंस चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे, ये एडिशनल इंटरेस्ट ही माना जाएगा, और ये एडिशनल इंटरेस्ट एग्जम्पशन में रहेगा, बैंक के टॉलरेंस चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे। हाँ, प्रोसेसिंग फीस पे तो टैक्स आएगा, हम स्पेशली बात करें एडिशनल इंटरेस्ट और लेट फी।
आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो बेसिक फंडा बस यही है बेटा कि आपका अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट लोन एडवांसेस का होगा तो उसका एडिशनल इंटरेस्ट भी वैल्यू में ऐड नहीं होगा, उसको एग्जम्पशन मिलेगा। और आपका अगर ओरिजिनल इंटरेस्ट, कम ऑन, आपका ओरिजिनल इंटरेस्ट अगर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का होगा तो फिर उसका लेट इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा। नाउ एग्जांपल आप पढ़ोगे तो देखो, एक्स सेल्स द मोबाइल फोन टू वाई, द कॉस्ट ऑफ विच इज 40,000, एक्स गिव वाई एन ऑप्शन टू पे इन इंस्टॉलमेंट, जो हमने केस 1 देखा था, INR 11,000 इन ईच और नेक्स्ट 4 मंथ। इन केस इन डिले पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का उसको एडिशनल डिले इंटरेस्ट लगेगा या लेट फी लगेगी। In same cases, separate invoice may be done by X for the cost of product and service providing loan facility or interest 2.5% per month and additional interest. Even though उसने separate invoice किया होगा, come on, separate invoice जो 4,000 रुपए इंटरेस्ट लगाया उसका सेपरेट इनवॉइस भी बनाया होगा। यानी हमारे केस में ओके यहाँ पे 44,000 का उसने जो है फाइनेंस इंस्टॉलमेंट में दिया और ये 4,000 का सेपरेट इनवॉइस भी किया होगा। पर क्लैरिफिकेशन आया कि अगर उसने सेपरेट इनवॉइस भी किया होगा तो वो 4,000 तो वैल्यू में ऐड हो गए ही हो गए, प्लस जो एडिशनल पिनाल इंटरेस्ट है 500 रुपए वो भी ऐड किए जाएंगे। तो 15(2)(d) के तहत पिनाल इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और penal interest would be taxable at would be included in value of mobile irrespective of the manner of invoice। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसने manner of invoice कैसे भी किया हो, उसके ओरिजिनल 4,000 रुपए एज वेल एज उसके जो है यहां पे पिनाल इंटरेस्ट दोनों भी ऐड किया जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में यहां पे ओके अच्छा, केस नंबर 1 की डायग्राम आपको अगर निकालनी होगी तो नीचे स्पेस दिया है, आप डायग्राम निकाल लो। ये केस नंबर 1 की, मैं 2 मिनट रुकता हूं। चलो आपको वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। दूसरा केस ये था कि एक्स सेल अ मोबाइल फोन टू वाई 40,000 फॉर परचेस ऑफ मोबाइल, वाई हैज एन ऑप्शन टू अवेल लोन इंटरेस्ट 2.5% पर मंथ फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। हमने बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लिया था, यहाँ एबीसी लिमिटेड से। द टर्म लोन अलाउ वाई पीरियड ऑफ 4 मंथ टू रिपे द लोन, एडिशनल और पिनल इंटरेस्ट चार्ज एट 1.25%। तो देखो, पिनाल इंटरेस्ट चार्ज फॉर द ट्रांजेक्शन बिटवीन वाई एंड एबीसी, पहले तो ट्रांजेक्शन हमारे एग्जांपल में बजाज फाइनेंस और कस्टमर के बीच में होगा, विल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, द सेम वुड बी exempt फ्रॉम जीएसटी। ओके, पिनाल इंटरेस्ट शैल आल्सो नॉट लायबल टू जीएसटी। द वैल्यू ऑफ सप्लाई मोबाइल एक्स टू वाई इज 40,000। नाउ सप्लायर और वाई हमारे कस्टमर की वैल्यू तो 40,000 ही रहेगी। Further, any service fees or other charges levied by ABC Limited, मतलब finance company Bajaj Finance, in respect of transaction related to loan, and that does not qualify interest, then it would be not exempt. For example, processing charges. Processing charges. मतलब ये कि now interest exempt, penal interest exempt, लेकिन अगर बजाज फाइनेंस कंपनी ने यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग चार्जेस जो इंटरेस्ट नहीं है तो क्या वो टैक्सेबल किए जाएंगे? वो टैक्सेबल हो गए बेटा। ओके, ओनली इंटरेस्ट होगा। तो सेकंड के नीचे यहाँ पे ये डायग्राम बना सकते हो। ये केस में आप जो है बजाज फाइनेंस के जगह एबीसी लिमिटेड भी लिख सकते हो और ये डायग्राम बना लो यहाँ पे। चलो फटाफट।
चलिए, तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है? चलो, तो इस तरह से हमने देखा। और सेकंड क्लैरिफिकेशन ये भी आ गया, सर्कुलर आल्सो क्लैरिफाइज दैट एडिशनल और पेनल इंटरेस्ट could not be regarded as consideration received for refraining or tolerance, है ना? ये जो 500 रुपए एक्स्ट्रा बजाज फाइनेंस लगा रही है, ये जो है वो ये रिफ्रेनिंग या टॉलरेंस के चार्जेस भी नहीं माने जाएंगे। मतलब इन सिंपल वर्ड, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, ये रिफ्रेनिंग ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज consideration for tolerance and hence not taxable. यानी वो भी एग्जाम तो रहेगा ही, बेटा। और यहाँ पे नॉट ट्रीटेड एज टॉलरेंस चार्जेस और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। डन। चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे। ओके, ये क्लैरिफिकेशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है बेटा। ओके, आई होप आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। ठीक है, चलो। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये आया है, whether transfer or change in ownership of business include transfer or change in ownership of business due to death और sole proprietor। जैसे अगर आपकी ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है तो ऐसे केस में जो न्यू पर्सन है उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना पड़ता है, और जो ओल्ड पर्सन है उसे यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो सवाल ये पूछा था कि जो सेक्शन 28 में कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसमें ओनरशिप अगर शिफ्ट हो जाए तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना करना पड़ेगा। तो क्या उसमें डेथ कवर होगी, और लीगल हेयर को जो ट्रांसफर होगा क्या वो भी कवर किया जाएगा? तो देखो क्लैरिफिकेशन, सेक्शन 29(1)(a ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 28 नहीं बेटा 29(1) ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड दैट रीजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स डेथ ऑफ प्रोप्राइटर। हाँ, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर भी ट्रांसफर ऑफ बिजनेस माना जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड फॉर पर्पज ऑफ सेक्शन 22 subsection 3 of the said act, it is clarified that transfer or change in ownership of business under the said section will include transfer of change in ownership of business due to death of sole proprietor। मतलब सेक्शन 29 में वो कैंसलेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, और सेक्शन 22(3) में फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट था बेटा, अगर डेथ हो जाए तो यहाँ पे। चलो, नव रिटर्न में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया, पर कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। ठीक है, बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। मैं बता देता हूँ आपको क्या हुआ। 2017-18 और 18-19 में बहुत से स्मॉल बिजनेसमैन वालों ने एनुअल रिटर्न फॉर्म 9 में नहीं दी, और उन्हें कहा कि नहीं देते, जाओ जो करना है कर लो, नहीं देते, अब हमारे से नहीं हो पा रहा है एनुअल रिटर्न देना, तुम्हारा लॉ स्टेबल नहीं था। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया, और गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, हम आपको परेशान भी नहीं करते। 2017-18 2017-18 और 2018-19 दोनों साल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ होगा, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे होगा तो एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 47/2019, बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे रहा होगा 17-18 में और 18-19 में, तो हम ये मान लेंगे कि आपने एनुअल रिटर्न दे दिया, इवन दो आपने नहीं दिया होगा, यानी आपने एनुअल रिटर्न नहीं भी दिया होगा तो भी हम मान लेंगे कि आपने दे दिया। जा अपनी ज़िंदगी जी ले, मतलब एनुअल रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
एनुअल रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ के नीचे था। ये समझ में आया? 2 करोड़ के नीचे था। ओके, 17-18 का भी देने के लिए ज़रूरत नहीं है और 18-19 का भी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो भाई, हमने आपको छोड़ दिया। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन थी। ओके, पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत छोटी है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसमैन था उनके लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन थी। एनुअल रिटर्न की झंझट से वो छूट गए। तो बेटा एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था रिटर्न चैप्टर में।